नमस्कार स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़े। आज हम विधान परिषद के निर्माण में पक्ष एवं विपक्ष में तर्क जानेंगे कि विधान परिषद आज वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में है और बाकी राज्यों में विधान परिषद की गठन नहीं किया गया है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से सिर्फ 6 राज्यों ने विधान परिषद की व्यवस्था उन्होंने बनाकर रखी हुई है, बाकी राज्यों ने इसको नहीं रखा है। क्योंकि माना जाता है कि भारतीय राज्य में द्वितीय सदन की समस्या शुरू से ही विवाद के विषय के रूप में रही है। यहाँ तक कि 1935 में के अधिनियम के अंतर्गत इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माताओं की द्वितीय सदनों की उपयोगिता के बारे में शंकाग्रस्त थे। बता ने उनकी स्थापना तथा समाप्ति की शक्ति विधानमंडल तथा संसद को दे दी है। कुछ राज्यों में केवल प्रयोग के तौर पर इसकी द्वितीय सदन की स्थापना की गई और यह आशा व्यक्त की गई थी कि अगर कुछ राज्यों में यह प्रयोग सफल रहता है तो अन्य राज्यों में भी क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना किया जा सकता है। इसके संबंध में तर्क दिया गया था, मगर फिर भी कौन सा ऐसे तर्क है जिसके कारण से उनका मानना है कि विधान परिषद रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है पक्ष में तर्क, क्यों हमें विधान परिषद की स्थापना किया जाना चाहिए। सबसे पहला तर्क ये है कि विशेष हितों तथा ज्ञानों का प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन में विशेष हितों के प्रतिनिधित्व जाते ऐसे जैसे शिक्षकों को, स्नातकों को तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को, जो क्या करते हैं, सामान्यतः माना जाता है कि जो द्वितीय सदन है ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। और जब ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, तो ये कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों में इसका क्या होता है, विशेष पकड़ रहते हैं, जिसके कारण से क्या है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा नियम एवं कानून के संबंध में चर्चा कर सकते हैं और ये अपनी बात को क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए माना जाता है कि विशेष हितों एवं ज्ञानों के प्रतिनिधित्व करने के लिए इन व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है, ताकि जो सामान्य मांग है लोगों की उसे सरकार तक पहुंचाया जा सके। दूसरा, जल्दबाजी में पारित विधेयक पर अवरोध लगा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या करते हैं सरकार क्या करते हैं, एक सदन में या विधानसभा में बहुमत ज़्यादा होने के कारण कई बार अपने हितों के लिए क्या कर देते हैं, अपने हितों के लिए जल्दबाजी में क्या करते हैं, कई विधेयक को पारित कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो द्वितीय सदन है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं और पढ़े लिखे होने के कारण क्या है, जो जल्दबाजी में बनाया गया जो विधेयक है उसको रोक कर क्या करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके कारण से भी क्या माना जाता है, द्वितीय सदन का होना जरूरी है। उसके साथ साथ उपयोगी अवरोध, कई बार क्या होता है, विधान परिषदों के आलोचकों का भी कहना गलत है कि यह विधानसभा के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है और यह पूछा जाता है किसी भी विधेयक के मार्ग में सिर्फ 5 मिनट देरी लगा सकता है, उसे सदा के लिए समाप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की देरी विधेयक को जनमत की जानने के लिए भी आवश्यक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, जो आलोचक मानते हैं कि जो विधान परिषद है वो क्या कर सकता है, सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी विधेयक को सिर्फ 4 महीने तक रोक के रख सकता है, उसके बाद तो स्वतः कानून बन जाता है। मगर इस दौरान क्या होता है, जो विधेयक रखा जाता है सदन में उसके बारे में आम नागरिक को जानकारी प्राप्त हो जाता है, फिर वो सरकार के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, किस प्रकार से सरकार के खिलाफ रिएक्ट करना चाहिए, ये समय मिल जाता है। उसके साथ साथ निम्न सदन का भार हल्का हो जाता है। उसके साथ साथ कहने का मतलब है कि जो लोकप्रिय सदन राज्य कार्यों में वृद्धि के कारण क्या है, भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः उस भार को हल्का करने के लिए भी क्या है, आवश्यक है कि अविवादपूर्ण विषयों पर विधेयक दूसरे सदन में शुरू किया जाए तथा यह सदन केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ही अपना पूर्ण समय दे। इसका आवश्यकता को द्वितीय सदन पर ही पूरा किया जाता है। उसके साथ साथ निम्न सदन के अधिनायकता पर रोक लगाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार विधान क्या करते हैं, कई बार सरकार के जो पक्ष के लोग हैं कई बार अपने मनमानी पूर्वक या अपने घोषणा पत्र में जो दिए हुए जो चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए विधेयक या कानून बनाना प्रारंभ कर देते हैं, या उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सरकार के या कार्यपालिका का गलत तरीके से प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए कई बार क्या करते हैं, या सरकार की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए भी जो विधान परिषद है वो क्या उसके रोक लगाने का काम करने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ किसी भी विधेयक पर पूर्ण रूपेण विवाद संभव है। कहने का मतलब ये कि जब किसी भी राज्य में दो प्रकार की व्यवस्थाएं या दो प्रकार की द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है संसद में या विधानमंडल में, तो क्या होती है, किसी भी विषय पर आसानी से उस पर क्या तर्क वितर्क करने के पश्चात ही उस पर कानून का निर्माण करा सकता है। जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं होती वहाँ पर सरकार की मनमर्जी के हिसाब से क्या किया जाता है,
किसी भी नियम एवं कानून का निर्माण कर दिया जाता है और आगे चलकर कई बार क्या करते हैं नुकसानदायक हो जाता है, जिससे क्या होता है समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके कारण से भी क्या है द्विसंगठनात्मक व्यवस्था होना जरूरी है। मगर ये तो हो गया उसके पक्ष में तर्क, मगर कई लोगों ने क्या माना है जो विधान परिषद है उसे लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं माना है। लोकतंत्र के लिए बेहतर इसलिए नहीं माना है, सबसे पहला कारण यह रहा है कि जो सरकार का जो चयन पद्धति है वो लोकतंत्रात्मक है। अब लोकतंत्रात्मक पद्धति में क्या होता है, जो विधान परिषद के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, और जनता द्वारा चुने नहीं जानते इसलिए क्या होते हैं वो जनता के बीच की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत नहीं होते। इसके कारण से कई बार क्या है लोक हितकारी जितने भी विषय होते हैं उसको क्या कर देते हैं अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण से समस्या उत्पन्न प्रारंभ हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो द्वितीय सदन है उसके क्या है उसको चाहते नहीं है या उसको मानते नहीं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो विपक्ष में अगर तर्क देखें तो प्रभावी सबसे पहला आते हैं प्रभावी नियंत्रक नहीं। कहने का मतलब एक आलोचकों का मानना है कि विधान परिषद के में अधिकार इतने सीमित है कि वह विधानसभा पर किसी भी प्रकार का प्रभावपूर्ण अवरोध नहीं लगा सकती। कोई भी विधेयक परिपक्व हो या अपरिपक्व हो विधानसभा के चाहने पर ही वो क्या हो जाता है पारित हो जाता है। तो ऐसे संस्था का निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता जिसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं डाल सकते। उसके बाद आते हैं पराजित सदस्यों को स्थान देते हैं। ज़्यादातर माना जाता है कि जो विधान परिषद है उन्हीं व्यक्तियों को क्या कहते हैं ज़्यादातर वहाँ पर रखा जाता है या उसको संरक्षित किया जाता है जो क्या करते हैं चुनाव में हार जाते हैं और जिसका कोई चुनावी स्तर पर किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहता। इसके कारण से भी क्या माना जाता है इसे संदेह की नज़रों से देखा जाता है। कई बार कई राजनीतिक पार्टियां क्या करते हैं अपने जो दल के लोग हैं जो लोगों के मध्य क्या है उसकी विश्वसनीयता नहीं होती, उसे भी क्या किया जाता है वहाँ पर सरकार के रूप में या उसे सदस्यों के रूप में या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो 1952 के चुनाव में पराजित होने पर भी मोरारजी देसाई को विधान परिषद के स्थान देकर क्या किया गया था उसे मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसी प्रकार राजगोपालाचारी को भी विधान परिषद का सदस्य बनाकर मद्रास का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। कहने का मतलब ये कि जिन व्यक्तियों को जनता का विश्वास नहीं होता उन व्यक्तियों को भी क्या किया जा सकता है इसके माध्यम से राजनीति में लाया जा सकता है, जो लोकतंत्र के लिए एक आघात है या खतरा है। उसके साथ साथ आता है उपयोगिता संदेहपूर्वक होता है। उपयोगिता संदेहपूर्वक होता है कहने का मतलब ये है कि कई राज्यों ने जैसे उड़ीसा असम द्वितीय सदनों की स्थापना उन्होंने की, उन्हें द्वितीय सदनों की स्थापना के विरुद्ध निर्णय लिया और संविधान सभा ने राज्यों की द्वितीय सदनों की व्यवस्था कर इनकी उपयोगिता को संदेहपूर्वक बना दिया। कहने का मतलब ये है कि कई राज्यों ने इसका विरोध किया कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए और फिर भी संविधान सभा ने इसका क्या किया स्थापना की कर दी गई, जिसके कारण से इसके जो संदेह है उस पर बना रहता है। उसके साथ साथ ये दोषपूर्ण संगठन के रूप में भी इसे जाना जाता है। दोषपूर्ण संगठन के रूप में जाना जाता है कहने का मतलब ये है कि संगठन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो विधान परिषद की जो आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा नामांकन की जो मिली जुली जो पद्धति है वो यहाँ पर अपनाकर क्या किया जाता है इस संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे भानुमति का कुंभ कहा जाता है। भानुमति का कुंभ कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों का संगठन का निर्माण करके बना दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है जिसका राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता और इसके कारण से वो क्या है सही तरीके से काम नहीं कर पाता। आज हम राज्यसभा को अगर देखें तो बहुत सारे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित किया जाता है, जो व्यक्ति ज़्यादातर क्या करते हैं वहाँ पर कार्यों में भाग नहीं लेते, जिसके कारण से उसकी जो औचित्य है वो खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ खर्चीली संस्था माना जाता है कि द्वितीय सदन एक गरीब देश के लिए खर्चीली सदन है जो आवश्यक है और राष्ट्रीय धन पर अधिक अनुपयोगी माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हर नियम एवं कानून हर विषय पर विधानसभा क्या करेगा निर्णय लेगा, जो विधानसभा चाहेगा वही काम होगा। इस प्रकार की जो संस्था है उसको बनाना एक खर्चीले और क्या माना जाता है अस्वीकार माना जाता है, इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं को स्थापित करना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व द्वितीय सदनों के आलोचकों का कहना है कि ये सदन कुछ विशिष्ट वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं, अतः वह लोकप्रिय सदन के द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील विधेयक को रोककर क्या करते हैं उसके मार्ग में रोड़ा बनने का कार्य करते हैं या उसको रोकने का काम करते हैं। ये तो उसके पक्ष और विपक्ष में क्या हो गया तर्क हो गया। मगर विधानसभा और विधान परिषद के अगर अध्ययन करें तुलनात्मक दृष्टि से तो बेहतर किसे माना जा सकता है, दोनों में क्या अंतर है। तो जिस प्रकार से भारतीय संसद में 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा का महत्व है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का महत्व पाया जाता है।
राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की शक्ति में काफ़ी अंतर पाया जाता है। वास्तव में राज्य विधान परिषद, जिसका अस्तित्व ही राज्य के विधानसभा पर टिका है, वह केवल सलाह देने अथवा विलंब करने का सदन बनकर रह गया है। फिर भी विधान परिषद की कई राज्यों में काफ़ी उपयोगिता सिद्ध हुई है। और विधानसभा और विधान परिषद की जो शक्तियाँ हैं, अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसके संबंध में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि साधारण विधायक के संबंध में। तो साधारण विधेयक के संबंध में विधानसभा तथा विधान परिषद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु अंतिम निर्णय या स्वीकृति उसे विधानसभा ही देती है। यदि कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित हो जाता है तो राज्य विधान परिषद उसे अधिक से अधिक 3 माह के लिए रोक सकती है। यदि यह पुनः विधानसभा में पारित होता है तो दूसरी बार में विधान परिषद में उसे अधिक से अधिक 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद को सिर्फ 4 माह ही विधेयक को रोकने का अधिकार प्रदान किया जाता है। अगर 4 महीने से ज़्यादा अगर रोकता है तो उसे स्वतः क्या माना जाएगा, अपने आप पारित मान लिया जाएगा। जो विधान परिषद के पहले प्रस्तुत किए गए जाते हैं उनका भविष्य भी विधानसभा के हाथों में भी होता है, और विधान परिषद द्वारा पास विधेयक को यदि वह रद्द कर दे तो वह रद्द माना जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो विधान परिषद की जो अस्तित्व है साधारण विधेयक के संबंध में कुछ खासे अच्छा नहीं हो, सिर्फ किसी विधेयक को सिर्फ 4 महीने तक रोक सकता है। उसके बाद आते हैं वित्तीय मामलों के संबंध में। अगर देखें तो वित्त मामलों के संबंध में राज्य विधानसभा सर्वशक्तिशाली माना जाता है। विधान परिषद को वित्त के संबंध में बहुत ही मामूली अधिकार प्राप्त है, और धन विधेयक राज्य विधानसभा में ही पेश किया जाता है, और विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य विधान परिषद में जाता है। तब राज्य विधान परिषद को सिर्फ इतना अधिकार होता है कि वह सिर्फ उसे 14 दिन तक रोक सकता है, और 14 दिन से अगर वो ज़्यादा रोकता है तो स्वतः ही वो कानून का रूप धारण कर लेता है या उसे पारित मान लिया जाता है। उसके बाद आते हैं अगर कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी संबंध में अगर उसे शक्ति देखें तो विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं, किंतु कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसकी त्यागपत्र नहीं मांग सकते, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य विधान परिषद के प्रति नहीं होते हैं। इसीलिए भी क्या है, इसका जो अस्तित्व है थोड़ा समझ में नहीं आता है। उसके साथ साथ आता है विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा के हाथों में है। कहने का मतलब ये कि विधान परिषद की संरचना ही उसे निर्बल बनाती, क्योंकि इसका अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। चाहे तो संसद अधिनियम द्वारा द्वितीय सदन को समाप्त कर सकता है, या उसके जो संकल्प है उसको बदल सकता है। इसलिए क्या है, जो विधान परिषद है वो विधानसभा के संबंध में क्या है, या उसके सामने एक कमजोर संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आते हैं विधानमंडल की जो विधानमंडल है उसकी शक्तियाँ एवं कार्य क्या क्या, कौन कौन से कार्य करती है, उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहला इसका जो शक्तियाँ हैं विधानमंडल का, विधायी शक्ति है। तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में 62 राज्य सूची विषयों पर क्या कर सकता है, वह 52 समवर्ती सूचियों पर क्या कर सकता है, कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधि निर्माण करने का पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, और कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व ही उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना जरूरी है, नहीं तो कानून का निर्माण नहीं कर सकते। उसके साथ साथ क्या है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसमें केंद्र क्या है, राज्य सरकार कानून का निर्माण नहीं कर सकते, जैसे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर एक राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अगर आतंकवाद जन्म ले रहा है मगर राज्य के अंतर्गत आता है, तो उस पर नियम एवं कानून का निर्माण करने का अधिकार, वहाँ पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, चाहे वो राज्य सूची में हो या समवर्ती सूची में। उसमें सिर्फ क्या कर सकता है, केंद्र सरकार नियम एवं कानून का निर्माण कर सकता है। उसके साथ साथ कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो राज्य की कार्यपालिका राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप राज्य की विधानसभा का मंत्रिपरिषद के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। कार्यपालिका के संबंध में जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वहाँ पर राज्य परिषद की शक्ति काफ़ी सीमित है, क्योंकि कार्यपालिका केवल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राज्य परिषद की सदस्य मंत्रिपरिषद से प्रश्न तो पूछ सकते हैं, मगर सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, मगर उसको हटा नहीं सकते हैं। तीसरा आता है चुनाव संबंधी कार्य। तो राज्य विधानसभा के सदस्य चुनावी संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे कि विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार कर देना,
तथा यह अधिकार विधान परिषद को प्राप्त नहीं होता है। उसके साथ साथ विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। उसके साथ साथ विधानसभा के सदस्य ही राज्य के प्रतिनिधियो68 को चुनकर भेजते हैं। उसके साथ साथ जो संवैधानिक कार्य हैं विधानमंडल को भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें संविधान में संशोधन करने का अधिकार 368 के अनुसार अंतर्गत संसद को प्राप्त है। राज्य विधान मंडलों को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किया गया। उसके बाद आता है अगर वित्तीय अधिकार देखें विधानमंडल का, तो राज्य के वित्त पर विधानसभा का पूरा नियंत्रण होता है और अनुच्छेद 158 के अनुसार 98 के अनुसार से वित्त विधायक विधान परिषद में पेश नहीं किए जा सकते, केवल उसे विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। और विधानसभा की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, और नहीं राज्य का धन का व्यय किया जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले राज्यपाल विधानसभा के आगामी वर्ष के अनुमानित आय व्यय के ब्यौरा वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करवाता है। यह कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर भी देखें तो जो विधान परिषद की जो शक्तियाँ है वो बहुत कम रूप में प्रदान की गई हैं। उसके साथ साथ जो अगर विधानमंडल के अगर अन्य कार्य देखें तो राज्य विधानमंडल के कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे कि यदि कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन भंग करता है और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चलने देता, तब सदन उस सदस्य को सदन से निलंबित कर सकता है। उसके बाद आता है विधानसभा विरोधी दल के नेता को विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए विधेयक पास कर सकती है। उसके साथ साथ राज्य की विधानसभा किसी भी व्यक्ति को सदन विशेषाधिकार के उल्लंघन करने पर दंड दे सकती है। उसके साथ साथ विधानसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है। उसके साथ साथ विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है। इस प्रकार से राज्य विधानमंडल को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई। मगर राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो माना जाता है कि सामान्य विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन विधेयक और एक साधारण विधेयक। और राज्य विधानमंडल में दोनों क्षेत्रों में निम्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान या कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई, जिसमें सबसे पहला आता है धन विधेयक। धन विधेयकों के संबंध में कर लगाने, कर हटाने या कम करने, बढ़ाने या अन्य खर्चों से होता है। और धन विधेयक के संबंध में विधानसभा को सारी शक्तियाँ प्रदान की गई है। विधान परिषद के पास कुछ भी वास्तविक शक्ति नहीं है। धन विधेयक केवल विधानसभा में आरंभ होता है और विधानसभा के सदस्य इसमें कोई भी कटौती कर सकते हैं, परंतु वे किसी रकम को बढ़ा नहीं सकते। धन विधेयक वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है और वित्त मंत्री इसको 1 अप्रैल से पूर्व विधानसभा के सामने पेश करता है। और बजट के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में खर्च दिखाया जाता है और दूसरे भाग और जो राज्य के संचित निधि किया जाता है, और संचित निधि से होने वाले व्यय के लिए विधानसभा से मत लेने की आवश्यकता नहीं है। शेष सभी खर्चों को अनुदान के लिए मांगे रख पेश किया जाता है और विधानसभा के सभी सदस्य उन मांगों को स्वीकार करने अस्वीकार करने का कम करने का अधिकार है, किंतु किसी भी मांग को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। विधानसभा के सदस्य को उसमें कोई नई मांग भी नहीं जोड़ सकते और अनुदान के लिए कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा के सामने रखी नहीं जा सकती, क्योंकि विधानसभा ने अनुदान के मांगे स्वीकार की तो उसको तथा संचित निधि से होने वाले खर्चे को विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और विधानसभा उसके औपचारिक रूप से पास कर सकती है। विशेष कर लगाने या बढ़ाने या कम करने के संबंध में सरकारी प्रस्थापना विधानसभा के सदस्यों को किसी प्रकार को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार है, परंतु इस नए कर को लागू करने अथवा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः राज्य विधानमंडल में धन विधेयक से संबंध में कोई भी अगर कार्य करना हो तो सभी कार्य टैक्स बढ़ाना हो, टैक्स कम करना हो, तो उसको आय व्यय के संबंध में जो भी कार्य करना हो उसको सरकार को या कार्य लोक विधानसभा को ही शक्ति प्रदान गई है। उसके बाद आता है दूसरा विधेयक आता है साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निजी विधेयक होता है, एक सरकारी विधेयक। साधारण विधेयकों के संबंध में साधारण विधेयकों का संबंध करों के लगाने, बढ़ाने या घटाने से नहीं होता है। साधारण विधेयक न केवल मंत्रियों के बल्कि विधानसभा के या विधान परिषद के सभी सदस्यों द्वारा भी रखे जा सकते हैं। साधारण विधेयक द्वारा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, अर्थात वे सबसे पहले विधानसभा में नहीं बल्कि विधान परिषद में भी रखे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं सरकारी विधेयक, सिर्फ सरकार के पक्ष द्वारा क्या किया सकते हैं उसे पास किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक प्रस्तुत करने की विधि या प्रक्रिया क्या होती है। किसी भी
विधेयक को कानून बनने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला प्रक्रिया होता है प्रथम पाठन। तो निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर संबंधित बिल को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है। उसके पश्चात क्या कहते हैं, विधेयक को शीर्षक पढ़ता है। यदि बिल की महत्वपूर्ण है तो उसको पेश करने वाला व्यक्ति उस बिल की अच्छाइयों के संबंध में क्या करता है, एक संक्षिप्त भाषण दे सकता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले देशों का अगर उस सदन में मत देने वाले सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव पे समर्थन करे तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। उसके पश्चात ही इस विधेयक पर सरकार द्वारा गजट में छाप दिया जाता है। दूसरा द्वितीय पाठन होता है। पहले पाठन के बाद पेश करने वाले व्यक्ति यह प्रस्ताव रखता है और उसके विधेयक दूसरा पठन किया जाता है। इस अवस्था में बिल में प्रत्येक धारा पर गर्मागर्म बहस नहीं होती, बल्कि केवल उसे साधारण सिद्धांतों पर विचार होता है। जब इस प्रकार की बहस के पश्चात कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। प्रवर समिति की अवस्था दूसरे पाठन के पश्चात क्या होता है, विवादपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। इसमें विधानमंडल के 25 से 30 सदस्य शामिल होते हैं। इस अवस्था में विधेयक को प्रत्येक धारा की गहरी छानबीन की जाती है और अनेक प्रकार के सुझाव अवस्था में रखे जाते हैं और अंत में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन अवस्था में क्या होता है, प्रवर समिति द्वारा रखे हुए प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है और इसके द्वारा रखे हुए प्रत्येक सुझाव पर सदन द्वारा मतदान होता है और सदन के सदस्यों को भी अपने सुझाव देने का अधिकार होता है। इस तरीके से बिल के प्रत्येक धारा पर विचार और बहस करके विधेयक पास कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाए, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात तृतीय पाठन किया जाता है। तृतीय इस अवस्था में किसी भी विधेयक को अधिक तब्दीलियां नहीं की जा सकती और विधेयक के साधारण सिद्धांतों पर बहस की जाती है और भाषा संबंधी अशुद्धियां दूर की जाती है और इस अवस्था में बिल प्रायः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद आते हैं इस विधेयक को, ये पहला सदन में इसका चर्चा हो जाते हैं, उसके बाद इसे दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जब एक सदन में किसी विधेयक को पास कर देता है तो वह दूसरा सदन में पास होने के लिए भेजा जाता है। जिन राज्यों में केवल एक ही सदन है वहाँ पर विधेयक विधानसभा द्वारा पास होने के पश्चात राज्यपाल गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। और जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं वहाँ पर विधेयक को इन्हीं सारी अवस्थाओं से दोबारा गुजारा जाता है और जिनमें से यह पहले गुजरा था। अब एक विधेयक की विधानसभा के पास कर देती है तो विधान परिषद उसको पास कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है अथवा ऐसे सुझाव पेश कर सकते हैं जिसे विधानसभा सहमत न हो, परंतु विधान परिषद के सुझावों को मानना या न मानना ये विधानसभा के स्व इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है इन सभी चीज़ें हो जाने के बाद क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। जब विधेयक दोनों सदनों से पास होकर गुजर जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राज्यपाल उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करके उसे कानून के रूप में उसे क्या कर सकते, परिणित कर सकता है या उसको दोबारा विधानमंडल में दोबारा क्या को विचार करने के लिए, संशोधित करने के लिए भेजा जा सकता है। यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधनों एवं उसके बिना दोबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है और कई बार राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के बिलों को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास ही क्या बन पाता है, वो कानून का रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय राज्य विधानमंडल में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मुख्यतः माना जाता है कि जिसमें जो विधान परिषद की जिस स्थापना कहीं कहीं पर की गई है मगर उसकी जो शक्तियाँ बहुत ही कम की गई। अंत में कहा जा सकता है भारतीय विधानमंडल के बारे में कि जहाँ जहाँ पर विधानमंडल स्थापित की गई है वहाँ पर भी क्या है, जो विधानमंडल की शक्तियाँ सीमित या संकुचित है, उसको कुछ ज़्यादा शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यहाँ पर विधानसभा को ही सबसे ज़्यादा ताकत प्रदान की गई है।